हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज उसका एक लास्ट क्वेश्चन फिनिश कर रही हूँ मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिया है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उसके टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले वो देख लो। वो देख लोगे तो ये समझना एकदम इजी हो जाएगा। फर्स्ट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी यानी कि काम की पूरी तरीके से स्टडी कर लेना। एम्प्लॉयज को क्या काम दे रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हर एक क्या क्या काम दे रहे हैं उसका स्टडी नहीं करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कितना एफर्ट्स लगना चाहिए, कितना रिसोर्सेज लगना चाहिए, तो फिर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं मे बी वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम को करने या देने से पहले उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यानी कि एज अ मैनेजमेंट उसको सब कुछ पता होना चाहिए मैनेजर को कि इसमें कितना मनी, कितना पैसा, कितना रिसोर्सेस और कितना टाइम, ये सब कुछ लगने वाला है। Before assigning the work to the workforce, proper work study should be done by management. Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of the various activities. Work study क्या होता है? Work study क्या होता है? वो properly स्टडी होता है किस चीज का? ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट। क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है उसको, सिस्टमेटिकली क्या क्या क्रिटिकल असेसमेंट हो सकता है, उन सब का, और जितने भी और भी अदर वेरियस एक्टिविटीज होने वाले हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली उनकी स्टडी करना, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट वन, टाइम स्टडी। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो उसमें फर्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जैसे अभी हमने वर्क का देखा कि वर्क को पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिकली उसका असेसमेंट कर लेना है। उसी तरीके से टाइम स्टडी, अगर किसी को कोई काम दे रहे हैं तो उसका एक पीरियड देना पड़ेगा, उसको एक टाइम देना पड़ेगा कि इस टाइम में आपको ये काम करके देना है। अगर हम ऐसा टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो फिर वो उसका वहां पे टाइम पास करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, उनको पूरे एक दिन की सैलरी मिल जाएगी और उनका काम भी नहीं होगा। कुछ आलसी लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरी अच्छे तरीके से नहीं करते, तो उनके लिए टाइम स्टडी बहुत रिक्वायरमेंट है। इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। ये बहुत जरूरी है ये टेक्निक यूज करना और ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना कि जो काम करने को एम्प्लॉयज को दिया गया है वो उस टास्क को पूरा करने में कितना टाइम लगा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी, द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। इस टाइम स्टडी के हेल्प से हम जो भी प्रिसाइज टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम है जो भी लगना चाहिए, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस एक एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए, एक वर्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगना है। इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग अ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर अ गिवन कंडीशन। यानी कि इस टेक्निक के हेल्प से हम एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे कि अगर हमने ये काम दिया है तो इसको इसी टाइम पीरियड में आपको करके देना है। अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया है। इट्स ऑल योर फॉल्ट कि तुमने काम अच्छी तरीके से नहीं किया है, क्योंकि प्रॉपर स्टडी हुई है कि इस चीज को इतना ही टाइम लगना चाहिए करने में। नेक्स्ट वन, मेथड स्टडी। बेस्ट क्वालिटी का मेथड यूज करना है ताकि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम करें। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड को चूज करना बहुत जरूरी है। बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इम्प्रूविंग यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। बेस्ट मेथड यूज करने से क्या होगा कि टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा,
और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सब का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा। यूटिलिटी यानी कि उन सब का हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से उनको यूज कर सकते हैं। अगर हमने बेस्ट स्टडी सिलेक्ट किया है तो, बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी सिलेक्ट किया है तो, ताकि जिससे खर्चा भी कम आए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि खर्चा भी कम होना चाहिए, क्योंकि खर्चा कम होगा तभी इनकम ज्यादा होगा और तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। इसीलिए बेस्ट स्टडी के लिए जरूरी है कि हर चीज, हर रिसोर्सेस को लिमिट में अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट वन, मोशन स्टडी। मोशन यानी कि मोमेंट, जो इम्प्लॉयज का, मैनेजमेंट का, सबका मोमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट वे में, राइट टाइम पे। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मोमेंट ऑफ employee as well as machines while completing a particular task is very important. It is helpful in implementing unnecessary motions and finding the best method for doing a particular job. मोशन मीन्स क्या है? मोमेंट, किसका? एम्प्लॉयज का, मशीनरीज का, मैनेजमेंट का, सबका मोमेंट, यानी किस तरीके से, किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, उस मोमेंट को रिकॉर्ड करना। ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम मोशन स्टडी कर लेंगे तो जो भी अननेसेसरी मोशंस हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर भी वो हुए जा रहा है, फालतू में वो मशीन चले जा रहा है, फालतू में ये एम्प्लॉयज यहाँ से वहां जाके काम कर रहा है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट का काम है कि उसको एलिमिनेट करे, जो अननेसेसरी मोशंस हैं, मोमेंट्स है, उसको एलिमिनेट करे और एक बेस्ट मेथड के साथ में किसी भी काम को पूरा करे। नेक्स्ट वन, फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है एम्प्लॉयज को। तो फटीग स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं पे देखो इतना काम दे दिया जाता है, ओवर बर्डन, कि एम्प्लॉयज घर पे आने के बाद भी खोल के बैठे रहते हैं, लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं या दूसरा काम करते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मतलब उनको इतना ज्यादा काम रहता है कि उनका ऑफिस में काम ही नहीं हो पाता। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज पूरी तरीके से स्ट्रेस में रहे। उसको एक टारगेट दे देना है कि ये पूरा करना है, तो उस टारगेट को लेके वो परेशान रहे। इस तरीके का काम भी एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रहेंगे तो ना वो घर पे प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, ना ऑफिस में काम कर पाएंगे। तो उनको एक कम वर्कलोड देना है। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट अ सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, हेवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट्स इनटू द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। इन सब की वजह से क्या होता है? फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ। इससे क्या होता है कि इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे तो पड़ता ही है, उसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम का लेवल है वो भी पूरा नहीं हो पाता। द स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये फटीग की स्टडी करके, जो फटीग के स्टडी के लिए रेमेडीज हैं वो यूज कर सकते हैं और फटीग को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज को कोई ऐसा स्ट्रेस ना दे जिसकी वजह से, और इतना वर्कलोड ना दे जिसकी वजह से वो टेंशन में रहे। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यानी जो हम मशीनरीज वगैरह यूज करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और काम इजी तरीके से हो। टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन helps to reduce the spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers, and it improves quality of works. टेलर सजेस्ट करते हैं कि जहां भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से काफी बेनिफिट होता है। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन का मेथड है वो कम हो जाता है, यानी उसमें जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। स्पॉइलेज और वेस्टेज, जो हमारा नुकसान हो रहा है मटेरियल का, वो बच जाता है। कॉस्ट इम्प्रूव्स, और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मशीनरीज फटाफट काम करते हैं तो उससे बनाने का खर्चा भी कम लगता है। एंड फटीग अमंग द वर्कर्स, और जो हमारे
वर्कर्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस है काम को लेकर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन क्या करेगा, काम फास्ट करेगा एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। एंड ऑफ कोर्स मशीन की चीजें आपने देखी होंगी कि हाथ के कंपेयर में मशीन की चीजें काफी बेहतर होती हैं देखने में, पैकेजिंग वगैरह, तो उसमें भी हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क में, हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर्स कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसको साइंटिफिकली सेट कर लेना है उस टास्क को, कि वो टास्क कितने टाइम में होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एम्प्लॉयज की जो कैपेसिटी है उससे भी कम काम करेंगे, यानी एफिशिएंसी लेवल कंप्लीट नहीं होगा और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उसको साइंटिफिकली पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि ये कितने टाइम में हो पाएगा। साइंटिफिक वर्क स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर लेंगे तो इससे हम बचा सकते हैं एम्प्लॉयज को कि वो अपने जो बिलो कैपेसिटी काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो उनको इस टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर वो कह रहे हैं उस टास्क को उतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो मतलब फिर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। While using the technique, employees will complete a task according to standards given and management can keep proper control on optimum utilization of workforce। और जब ये टेक्निक यूज करेंगे तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को जो स्टैंडर्ड्स दिया गया है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि ये स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अगर हमने टास्क फिक्स कर दिया तो वो पूरे अपने एफिशिएंसी लेवल पे काम करेंगे, जितनी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से काम करेंगे। अगर हमने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसमें से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि अरे आलसी होते हैं, जिनको प्रॉपर काम करने का मन नहीं करता, तो फिर वो बस नाम के लिए आएंगे, थोड़ा काम को टच करेंगे, हाथ लगाएंगे और जाएंगे। तो उनको एक टास्क फिक्स करना, डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। ये सब काम मैनेजमेंट का, और इसके लिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि साइंटिफिकली टास्क सेटिंग कर दो ताकि वो एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब सिलेक्ट करना है उस समय भी साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, अच्छे से रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट करते समय उनकी कैपेबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना है और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से कोई आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नॉलेज नहीं है, तो उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। It needs to fix a job specification as per requirements. After selection, management should provide proper training program to increase their efficiency. ये बहुत जरूरी है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, जिस भी स्पेसिफिकेशन के लिए उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके और उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो सके। ट्रेनिंग देने के बाद वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट वन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टेलर ने क्या किया है कि पूरे 8 मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, जिसमें उनका कहना है कि प्लानिंग पे कोई 4 मैनेजर और सुपरवाइजिंग पे कोई 4 मैनेजर, यानी प्लानिंग कोई और करेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जैसा प्लानिंग किया है वैसा काम हो रहा है कि नहीं, उसका जो देखभाल है वो कोई और करेगा, यानी सुपरवाइजर कोई और रहेगा। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल, यानी प्लानिंग कोई और करेगा और सुपरवाइज कोई और करेगा, ताकि पता चले कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हुई थी या नहीं हुई थी। Thus, every worker will supervised by 2 different sets of supervisor. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. The worker will be supervised by 2 different sets of supervisor, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको 2 लोग देख रहे हैं। एक तो जिन्होंने प्लानिंग किया है उन्होंने,
उन्होंने प्लानिंग किया है तो उनके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और फिर जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं। ये प्लानिंग कोई और कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कोई और कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से पता चलता है कि जो हमने प्लानिंग की थी वो अच्छे से की थी या नहीं, और जब उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उस तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसमें एट प्लानिंग लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल, प्लानिंग लेवल पे 4 मैनेजर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे 4 मैनेजर्स हैं। फर्स्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब ये बताते हैं कि कौन से मशीन से फिर दूसरे मशीन में जो हमारा प्रोडक्ट है वो मूव होगा। टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वर्क मशीन टू अदर। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इनका काम क्या करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है और उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम को फिक्स करेंगे कि जो टाइम दिया है उस टाइम में काम कंप्लीट करना है। डिटरमाइंस टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। एंड लास्ट वन डिसिप्लिन, इंश्योर्स दैट वर्कर आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल। जो डिसिप्लिन मैनेजर है वो क्या देखेंगे कि जो रूल फैक्ट्री रूल बनाया गया उसके हिसाब से जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी 4, उसमें फर्स्ट है गैंग बॉस, एक्चुअली गेट्स वर्क डन। ये देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग किया था वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं। उसके बाद स्पीड बॉस, यहाँ पे टाइम स्टैंडर्ड दिया गया था कि कितने टाइम में काम करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी स्पेसिफाइड टाइम फिक्स हुआ था उसके अंदर काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का क्या काम है कि जो भी मशीन वगैरह है उसके प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं। हैंड सिक्योरिटीज मेंटेनेंस एंड मशीन्स मैकेनिज्म। इंस्पेक्टर, एटलास इंस्पेक्टर का काम क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड्स दिया था उसके हिसाब से काम करवा के लेना है। इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था उसके हिसाब से काम करवा के लेना है। तो मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि प्लानिंग लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल को दोनों को अलग कर दिया है। टेलर का कहना है कि प्लानिंग कोई और करेगा और इम्प्लीमेंटेशन कोई और करेगा, तो उससे क्या होगा, काम और अच्छी तरीके से होगा और कहाँ पे किसकी क्या मिस्टेक है वो सामने आएगी। एंड लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट। डिफरेंशियल पीस वेज रेट का मतलब होता है अलग अलग लोगों को अलग अलग वेजेस देना। इसके पहले हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल के इसमें प्रिंसिपल में कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, सेम डिपार्टमेंट पे सेम रेम्यूनरेशन होना चाहिए। बट इनका FW टेलर का कहना है कि अलग अलग वेज रेट प्लान रखो। ये भी सही है, आपको ये भी पढ़ के लगेगा कि नहीं ये भी सही है। क्यों? इनका कहना है कि आप एक टारगेट फिक्स करो, एक स्टैंडर्ड फिक्स करो और उस स्टैंडर्ड पे कोई काम कर रहा है और या उससे भी अच्छा कर रहा है तो उसको ज्यादा पेमेंट दो, और कोई कम कर रहा है तो उसको कम वेजेस दो। इससे क्या होगा कि मोटिवेट होके लोग और काम करेंगे, उनको लगेगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें और ज्यादा मिलेगा, तो वो और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं वो अपने कैपेसिटी लेवल से भी कम काम करेंगे। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर्स इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड्स आउटपुट। यानी रेम्यूनरेशन ऐसे फिक्स करो ताकि जो हमारे एवरेज वर्कर्स हैं वो जो हमारा स्टैंडर्ड्स आउटपुट है उसको एटलीस्ट पूरा कर सके। हाई वेज रेट ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज who complete the work more than the standard quality under this system। उनको हाई वेज रेट दो जो वर्कर हमारे स्टैंडर्ड्स क्वालिटी से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इफ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड्स ही शैल बी गिवन लोअर वेजेस। और कोई भी एम्प्लॉयज हैं जो हमारे स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हैं, जितना हमने बताया उससे भी कम काम कर रहे हैं, तो फिर उनको कम वेज रेट दो। इससे क्या होगा, कम या ज्यादा देख के फिर एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिला तो मतलब नेक्स्ट टाइम मैं भी अच्छा करूंगा ताकि मुझे भी अच्छे से सैलरी मिले। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।